नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन सरकारी नौकरी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस के, जो कि आने वाले अपकमिंग एग्जाम जैसे कि एनएचपीसी जूनियर इंजीनियर का एग्जाम हो गया, जो कि 4-5-6 तारीख को होने वाला है। उसके बाद में फिर एनएमडीसी जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग का भी एग्जाम आगे होगा दोस्तों। देन एनपीसीएल का एग्जाम अप्रैल में होने वाला है, तारापुर का और राजस्थान का दोनों का एग्जाम होने वाला है। देन रेलवे का भी एग्जाम दोस्तों अपकमिंग होने वाला है, एनटीपीसी का और ग्रुप डी का। तो सभी एग्जाम में जनरल अवेयरनेस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं दोस्तों। तो इसीलिए हम जनरल अवेयरनेस से कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो एक्सपेक्टेड मतलब एग्जाम में आ सकते हैं या फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको वही सब टॉपिक जो है पढ़ने हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम 30 क्वेश्चंस देखने वाले जनरल अवेयरनेस के। सभी जो भी सिलेबस होता है जनरल अवेयरनेस का, जैसे कि करंट अफेयर हो गया, स्पोर्ट हो गया, देन बुक्स एंड ऑथर हो गए, सबसे मैंने चुनिंदा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ले लिए। यहाँ पर 30 क्वेश्चन में हमने डाल दिए, ठीक है। यानी कि सब इंपॉर्टेंट जो भी एरियाज हो गए उनमें से हमने क्वेश्चंस यहाँ पर ले लिए, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह इन 1919 टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दी। तो गांधी जी ने सत्याग्रह स्टार्ट किया था 1919 में। ये क्यों स्टार्ट किया था, ठीक है। तो सत्याग्रह उन्होंने 1919 में जो सत्याग्रह किया था तो वो क्यों किया था। तो ऑप्शन है आपके टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट एक्ट ऑफ 1909, साल्ट लॉ, रायलेट एक्ट या फिर जालियनवाला बाग इवेंट। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है रायलेट एक्ट। तो ये रायलेट एक्ट के अगेंस्ट में गांधी जी ने सत्याग्रह जो है वो किया था 1919 में, ठीक है। ये ध्यान में रखिए आप। तो इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है वो आपको देख लेना है, रायलेट एक्ट क्या है वो देख लेना है। रायलेट एक्ट के टाइम ये ध्यान में रखिए 1919 में जो वाइसराय थे वो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे वाइसराय, ये ध्यान में रखिए आप, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्ट कोस्ट इज कॉल्ड एज। द नॉर्दर्न पार्ट जो है वेस्ट कोस्ट का उसको क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन है आपके कोरोमंडल कोस्ट, कोंकण कोस्ट, मालाबार कोस्ट या फिर नॉर्दर्न सरकार्स। तो देखिए दोस्तों ये अरब समंदर के पास वाला जो रीजन है उसके बारे में यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वेस्ट कोस्ट, तो देखिए वेस्ट कोस्ट में जो ये नॉर्दर्न पार्ट है इसको बोलते हैं कोंकण कोस्ट, ठीक है। और इसके 3 पार्ट है दोस्तों। तो सबसे ऊपर वाला जो नॉर्दर्न कोस्ट है उसको बोलते हैं कोंकण कोस्ट, उसके नीचे वाला यानी कि जो मिडल वाला है उसको बोलते हैं कनारा कोस्ट, और जो नीचे वाला यानी कि साउथ वाला जो है उसको बोलते हैं मालाबार कोस्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 3 पार्ट है वेस्ट कोस्ट के, ओके। और इसमें दोस्तों देखिए सबसे ऊपर गुजरात स्टेट आता है, यानी कि गुजरात स्टेट से ये जो कोस्ट है ये चालू होती है, और गुजरात के नीचे फिर महाराष्ट्र, गोवा, देन कर्नाटका, देन केरला एंड देन तमिलनाडु तक ये वेस्ट कोस्ट जो है वो फैला हुआ है, ठीक है। और ये जो कोंकण कोस्ट है दोस्तों, ये कोंकण कोस्ट जो है वो गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा ये 3 राज्यों में लगकर गया हुआ है, ठीक है। तो इतना आपको कर लेना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है वाटर फ्रॉम सॉइल एंटर्स इनटू द रूट हेयर ओइंग टू। यानी कि जो पेड़ पौधा होता है उसके रूट में जो पानी जाता है वो क्यों, किस एक्शन की वजह से जाता है, या फिर जो रीज़न है उसका वो क्या है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से जाता है, या फिर कैपिलरी प्रेशर की वजह से जाता है, या फिर रूट प्रेशर, या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है कैपिलरी प्रेशर। यानी कि कैपिलरी जो एक्शन होता है उसी की वजह से जो हम ज़मीन के ऊपर पानी डालते हैं वो नीचे तक पानी जाता है, रूट्स के अंदर में वो कैपिलरी एक्शन की वजह से ही नीचे जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स ऑकर इन। तो क्वेश्चन ये बोला गया है कि कंप्लीट जो डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन एंड फैट का, वो कहाँ पर होता है। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पर स्टमक यानी कि पेट में, लीवर में, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जो डाइजेशन है ये होता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 2 इंटेस्टाइन होते हैं, स्मॉल एंड लार्ज। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो डायमीटर में कम होता है इसलिए उसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाता है, लेकिन ये लॉन्ग होता है और इसका जो लेंथ होता है वो तकरीबन 6 मीटर तक होता है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है ये इसका डायमीटर बड़ा होता है इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोला जाता है, लेकिन इसका जो लेंथ होता है वो छोटा होता है और इसका जो लेंथ होता है वो तकरीबन 1.5 मीटर इतना होता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं
देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर रिलेटेड टू द कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस से भी यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे, तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है MERS, सेकंड है SARS यानी कि SARS, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी है नाइदर ए नॉर बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो है बोथ ए एंड बी यानी कि ऑप्शन सी। तो ये जो दोनों है दोस्तों ए एंड बी, ये दोनों इसके करेक्ट आंसर है, यानी कि दोनों भी कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 से ये रिलेटेड है दोनों भी, ठीक है। यानी कि ये दोनों जो है वो रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, तो ये कोरोना वायरस से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये जो MERS है दोस्तों ये होता है मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये वाला, और ये जो होता है सार्स वाला ये होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये जो दोनों है ये रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, इसलिए ये कोरोना वायरस से संबंधित है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज स्प्रेड बाय हाउस फ्लाई। तो हाउस फ्लाई जो होती है उनकी वजह से कौन सा डिजीज़ स्प्रेड होता है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पर देखिए, ऑप्शन ए डिप्टेरिया, बी प्लेग, सी मलेरिया एंड डी कॉलेरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो है कॉलेरा। तो हाउस फ्लाई की वजह से जो है कॉलेरा स्प्रेड होता है, ठीक है। और जो ये मलेरिया है दोस्तों ये आपको पता ही है प्लाज्मोडियम की वजह से स्प्रेड होता है, जो कि एक प्रोटोजुआ है, ठीक है। तो ये प्रोटोजुआ की वजह से स्प्रेड होता है ये मलेरिया, प्लाज्मोडियम की वजह से। और ये जो प्लेग है ये रैट वगैरह की वजह से स्प्रेड होता है, और ये भी बैक्टीरियल डिजीज़ है, ठीक है। ये बैक्टीरिया की वजह से स्प्रेड होता है, और ये जो डिप्थीरिया है ये भी बैक्टीरिया की वजह से ही स्प्रेड होता है, यानी कि ये भी बैक्टीरियल डिजीज़ है, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लार्जेस्ट हार्बेरियम ऑफ इंडिया इज़ लोकेटेड एट। तो सबसे बड़ा हार्बेरियम जो है वो कहाँ पे है इंडिया में। ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एंड कोयम्बतूर। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो है कोलकाता। तो सबसे बड़ा जो हार्बेरियम है वो कोलकाता में प्रेजेंट है, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकम 70th मिस यूनिवर्स 2021, यानी कि 70वीं मिस यूनिवर्स कौन बनी है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नाडिया फेराइरा, ऑप्शन बी लालेला मसवाणी, ऑप्शन सी हरनाज संधू एंड ऑप्शन डी है सुष्मिता सेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो है हरनाज संधू, ये बनी है मिस यूनिवर्स 2021, ठीक है। तो हरनाज संधू के बारे में भी आपको जान लेना है, जैसे कि ये पंजाब से बिलोंग करती है, ठीक है। पंजाब गुरदासपुर जो डिस्ट्रिक्ट है उससे बिलोंग करती है, ठीक है। तो पंजाब से भी आपको एक करंट अफेयर याद रखना है कि पंजाब के अभी जो नए CM बने भागवत मान, वो आपको याद कर लेना, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट ए बुक नेम्ड थिंग्स टू लीव बिहाइंड। तो एक बुक है दोस्तों जो अभी चर्चा में है, उसका नाम है थिंग्स टू लीव बिहाइंड। तो ये किसने लिखा है। तो आपके ऑप्शन है ए नमिता गोखले, बी मेघा मजुमदार, सी अरुण चावला, डी हिमांशु वाजपेयी। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो है नमिता गोखले, ठीक है। तो नमिता गोखले ने ये बुक जो है लिखा है थिंग्स टू लीव बिहाइंड, और इसके लिए उनको साहित्य अकादमी भी मिला है। साहित्य अकादमी जो अवार्ड होता है वो उनको मिला है 2021 का, ठीक है, नमिता गोखले को। और ये जो मेघा मजुमदार दोस्तों इन्होंने भी एक बुक लिखा है जिसका नाम है अ बर्निंग, ठीक है। अ बर्निंग ये बुक का नाम है, और ये बुक के लिए मेघा मजुमदार को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो ये नमिता गोखले जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, और मेघा मजुमदार को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला है अ बर्निंग बुक के लिए, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन 10 है दोस्तों, नेशनल एजुकेशन डे वाज सेलिब्रेटेड रिसेंटली ऑन, यानी कि नेशनल एजुकेशन डे कब सेलिब्रेट किया गया। तो आपके ऑप्शन है 10 नवंबर, 11 नवंबर, 12 नवंबर या फिर 13 नवंबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो है 11 नवंबर। तो 11 नवंबर को ये नेशनल एजुकेशन डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। और ये हर साल 11 नवंबर को ही क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि 11 नवंबर जो दोस्तों वो बर्थ एनिवर्सरी है हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी की, ठीक है। तो हमारे जो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, उनकी बर्थ एनिवर्सरी है 11 नवंबर, इसलिए 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन देखेंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे। तो आपके ऑप्शन है
ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन थे दोस्तों, स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन थे, ठीक है, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो स्टेट कमेटी के चेयरमैन थे, ये ध्यान में रखिएगा, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी बांदीपुर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है, इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया। ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटका, सी केरला एंड डी गुजरात। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो है कर्नाटका, ठीक है। तो कर्नाटका में बांदीपुर नेशनल पार्क सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से विच सिटी अवार्डेड क्लीनेस्ट सिटी इन स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2021। तो 2021 के स्वच्छ सर्वेक्षण जो अवार्ड हुआ है अभी, उसमें किस सिटी को क्लीनेस्ट सिटी का दर्जा दिया गया है। तो ऑप्शन है मुंबई, बी बेंगलोर, सी इंदौर एंड डी भोपाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इंदौर। तो क्लीनेस्ट सिटी जो है वो इंदौर, इसको अवार्ड मिला है, ठीक है, इंदौर को अवार्ड मिला है क्लीनेस्ट सिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी टर्म एज जी। यानी कि अर्थ के रोटेशन की वजह से जो ग्रेविटी होता है उस पर क्या इफेक्ट गिरता है। तो आपके ऑप्शन है ए इंक्रीज होता है, बी डिक्रीज होता है, सी नो चेंज और डी है इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो है बी डिक्रीज होता है, ठीक है। तो अर्थ की रोटेशन की वजह से क्या होता है, जो ग्रेविटी होता है वो कम हो जाता है। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो रोटेशन का स्पीड होता है अर्थ का वो अगर बढ़ेगा, ठीक है, अगर स्पीड इंक्रीज होगा तो जो ग्रेविटी यानी कि वैल्यू ऑफ जी जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, और ये वाइस वर्सा रहेगा, ठीक है। यानी कि ये बढ़ेगा तो ये ग्रेविटी जो कम हो जाएगा, इस प्रकार से ये रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द फर्स्ट टाइम द ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021, यानी कि जो ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल अवार्ड है 2021 का वाज हेल्ड अलॉन्गसाइड दी डैश डैश इन नवंबर 2021। यानी कि ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल अवार्ड के साथ में कौन सा फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जो है वो, मतलब दोनों फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जो है वो साथ ही में किए गए, ठीक है, यानी कि दोनों एक साथ में ही कंडक्ट किए गए दोनों फिल्म फेस्टिवल अवार्ड। तो आपके ऑप्शन है जो कि नवंबर में हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इंडियन फिल्म फेस्टिवल अवार्ड यानी कि आईफा अवार्ड, ऑप्शन बी है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया अवार्ड, ऑप्शन सी है ऑस्कर अवार्ड, ऑप्शन डी है जी सिने अवार्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन बी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया अवार्ड। और ये कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था गोवा में, ठीक है। तो ये गोवा में हुआ था और इसी के साथ में ये जो ब्रिक्स अवार्ड है ये कंडक्ट किया गया था नवंबर 2021 में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ये भी ध्यान में रखिए। आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से देखिए हु इज़ द चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि WHO। तो WHO के चेयरमैन कौन है इस समय, ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए टेड्रस अधानोम, ऑप्शन बी है डेविड मालपास, ऑप्शन सी डेविड ग्रिमेस, ऑप्शन डी जेन्स स्टॉल्टेनबर्ग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए टेड्रोस अधानोम, ठीक है। तो ये WHO के चेयरमैन है हाल ही में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 इस प्रकार से देखिए इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 14 रिप्रेजेंट, यानी कि आर्टिकल 14 क्या रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए ऑप्शन ए प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ऑप्शन बी है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ऑप्शन सी है राइट टू एजुकेशन एंड ऑप्शन डी है इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो ये जो आर्टिकल 14 है दोस्तों ये रिप्रेजेंट करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी देख लेते हैं। देखिए प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ये जो है ये आर्टिकल नंबर 15 है, ओके। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी ये जो है ये आर्टिकल नंबर 17 होता है और ये राइट टू एजुकेशन जो है वो आर्टिकल नंबर 21A है, ठीक है। ये 21 का सब पार्ट है 21A, ठीक है। इस प्रकार से ये आर्टिकल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज।
तो प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी मिनिमम, ऑप्शन सी है मैक्सिमम, या फिर डी इनफाइनाइट। तो इसका देखिए प्लेन मिरर की फोकल लेंथ यहाँ पर बोला गया। देखिए सबसे पहले देखिए प्लेन मिरर इस प्रकार से होता है, जो कि एक स्ट्रेट मिरर होता है, और ये इसका जो है एक्सिस हो गया, ठीक है, मिरर का एक्सिस, यानी कि ये प्लेन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो होता है दोस्तों, ये सेंटर पॉइंट जो होता है यहाँ पर, ये इसका, ये इसको बोलते हैं पोल, ठीक है। और ये जो लाइन होता है, ये लाइन पे होता है इसका फोकल पॉइंट, ठीक है। लेकिन फोकल पॉइंट जो होता है वो कॉन्वेक्स या फिर कॉनकेव मिरर में होता है। प्लेन मिरर में फोकल पॉइंट जो है वो आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये प्लेन मिरर है, स्ट्रेट मिरर है, ठीक है। इसीलिए इसका जो फोकल लेंथ होता है वो होता है इनफाइनाइट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी इनफाइनाइट। फोकल लेंथ जो होता है दोस्तों वो होता है ये पोल और जो फोकस पॉइंट होता है उसके बीच का डिस्टेंस, लेकिन यहाँ पर फोकस पॉइंट मिलेगा ही नहीं, इसीलिए वो डिस्टेंस जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से देखिए, अलका मित्तल has been appointed as the first female chairman and MD of which central public sector enterprise। तो अलका मित्तल हाल ही में किस गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर यूनिट की चेयरमैन बनाई गई है? तो आपके ऑप्शन है ए ONGC, बी सेल, सी BPCL एंड डी NMDC। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो है ONGC, ऑप्शन ए, ठीक है। तो ONGC की चेयरमैन बनाई गई है अलका मित्तल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से देखिए, the highest volume of gases in lower atmosphere is comprised of, यानी कि जो ये अर्थ का ग्राउंड हो गया, ठीक है, ये अर्थ सरफेस हो गया, और अर्थ सरफेस के ऊपर में दोस्तों ये लेयर होते हैं इस प्रकार से। तो ये बोल रहा है यहाँ पर कि लोअर जो लेयर है, उस लोअर लेयर में यानी कि लोअर एटमोस्फियर में कौन सा गैस सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है, ठीक है, हाईएस्ट वॉल्यूम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, पहले ऑप्शन देख लेते। तो ऑप्शन ए है यहाँ पर हाइड्रोजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑक्सीजन एंड डी है नाइट्रोजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो है नाइट्रोजन। तो जो लोअर एटमोस्फियर होता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और दोस्तों एक और बात यहाँ पर ध्यान में रखिए, जो ये जो लेयर्स होती है यहाँ पर एक स्ट्रेटोस्फियर करके होता है, स्ट्रेटोस्फियर करके होता है, और उस स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है कि ओजोन लेयर किस रीजन में प्रेजेंट होता है, तो ये स्ट्रेटोस्फियर में प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है दोस्तों, व्हाट वाज द इंडियाज टारगेट इन इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल एनर्जी सोर्सेज टू बी अचीव्ड बाय 2030। तो ऑप्शन है ए 30%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 50% एंड ऑप्शन डी है 55%। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो है 40%, यानी कि 40% हम नॉन फॉसिल फ्यूल जो होता है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, ठीक है। नॉन फॉसिल फ्यूल यानी कि जो कोल वगैरह होता है उसके अलावा जो भी अदर सोर्सेज है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी गेन करेंगे, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया या फिर अदर जो भी सोर्सेज है उससे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवेल्ड स्टैचू ऑफ इक्वालिटी इन विच सिटी ऑफ इंडिया। तो PM नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में स्टैचू ऑफ इक्वालिटी को जो है वो उसका उद्घाटन किया है, तो वो कौन से सिटी में किया है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है ए पुणे, बी हैदराबाद, सी बेंगलोर एंड डी भोपाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो है हैदराबाद, बी, ठीक है। तो हैदराबाद में ये स्टैचू ऑफ इक्वालिटी होने वाला है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्टैचू ऑफ इक्वालिटी कहाँ पे, तो ये हैदराबाद में। और उस ये भी ध्यान में रखिए स्टैचू ऑफ इक्वालिटी किसको डेडिकेटेड है, तो ये रामानुजा को डेडिकेटेड है, जो कि एक संत है, ठीक है, एक संत है वैष्णवीस के, उनको ये डेडिकेटेड है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23, जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज अंडर दी विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जॉइंट सिटिंग के लिए कौन सा आर्टिकल है? ऑप्शन है आपके लिए आर्टिकल 110 या फिर आर्टिकल 108, आर्टिकल 106 या फिर आर्टिकल 105। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो है आर्टिकल 108। जॉइंट सिटिंग के लिए 108 जो है वो आर्टिकल होता है, और ये 110 जो होता है ये मनी बिल के लिए होता है, ये भी आप ध्यान में रखिए, ठीक है, ये मनी बिल के लिए होता है 110। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24, फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर डैश डैश कैन बी यूज। तो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? आपके ऑप्शन ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, बी ब्लीचिंग पाउडर, सी वॉशिंग सोडा और डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो है वॉशिंग सोडा,
ठीक है। तो परमानेंट हार्डनेस जो वाटर की वो रिमूव करने के लिए वॉशिंग सोडा यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25, इंडिया साइन दी पंचशील ट्रीटी विथ विच कंट्री। तो पंचशील ट्रीटी जो है भारत ने किस कंट्री के साथ साइन की थी। तो आपके ऑप्शन है ए पाकिस्तान, बी चाइना, सी बांग्लादेश या डी नेपाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो है बी चाइना। ठीक है। तो चाइना के साथ में ये पंचशील ट्रीटी जो है वो साइन की गई थी। और ये कब साइन की गई थी, ये साइन की गई थी 1954 में। ठीक है। तो ये 1954 में यानी कि 1954 में ये पंचशील ट्रीटी चाइना के साथ में साइन की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से देखिए, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर गिवन बाय। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किन्होंने दिया था। आपके ऑप्शन है ए हेकल, बी लिनायस, सी विटेकर एंड डी कोपलैंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों जिन्होंने 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन दिया था वो है सी विटेकर। ठीक है। तो ये विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक है। और ये जो हेकल दोस्तों इन्होंने 3 किंगडम का क्लासिफिकेशन दिया था। और लिनायस ने बाइनोमियल क्लासिफिकेशन यानी कि 2 किंगडम का क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया था। और ये कोपलैंड जो है इन्होंने 4 किंगडम का क्लासिफिकेशन जो है वो दिया था। ठीक है। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 इस प्रकार से लिखिए, इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दी वोटिंग एज वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 ईयर टू 18 ईयर। यानी कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो वोटिंग का एज था वो 21 साल से लेके कम कर दिया गया था 18 साल तक। तो आपके ऑप्शन है 58 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987, ऑप्शन बी 56 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987, ऑप्शन सी है 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988, ऑप्शन डी 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो है 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ कोवैलेंट कंपाउंड। तो आपको बताना है कोवैलेंट कंपाउंड कौन सा है ऑप्शन में से। तो आपके ऑप्शन है ए कैल्शियम क्लोराइड, बी मैग्नीशियम फ्लोराइड, सी सोडियम क्लोराइड और डी कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो है डी कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है। ये कोवैलेंट कंपाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, इन विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडियन लीडर्स डिक्लेयर पूर्ण स्वराज। तो पूर्ण स्वराज कौन से सेशन में डिक्लेयर किया गया था। आपके ऑप्शन है ए कलकत्ता सेशन, बी कानपुर सेशन, सी कराची सेशन या फिर डी लाहौर सेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो है डी लाहौर सेशन। ठीक है। तो लाहौर सेशन में ये डिक्लेयर किया गया था पूर्ण स्वराज। ठीक है। और ये लाहौर सेशन जो है वो 1929 को हुआ था। और इन्होंने ये डिसाइड किया था कि 26 जनवरी 1930 ये हम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, ऐसा इन्होंने डिसाइड किया था। लेकिन वो पॉसिबल नहीं हुआ, इसीलिए फिर 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और लास्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 वो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द क्राइटेरिया टू रिप्रेजेंट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन ए कंट्री। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ऑप्शन बी पोवर्टी रेशो, ऑप्शन सी नेशनल इनकम, ऑप्शन डी पर कैपिटा इनकम। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिसाइड करने के लिए कौन सा क्राइटेरिया है इसमें से। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो डिसाइड होता है पर कैपिटा इनकम से। पर कैपिटा इनकम होता है दोस्तों की जो कंट्री में कि हर जो पॉपुलेशन यानी कि हर व्यक्ति कितना कमा रहा है, यानी कि हर व्यक्ति की जो आय है, इनकम है, वो कितनी है, उसी को बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। ठीक है। तो उससे हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो डिसाइड करते हैं। तो इस प्रकार से ये 30 क्वेश्चन दोस्तों हमने देखे जनरल अवेयरनेस के। मैंने इसमें सारे क्वेश्चन जो है यानी कि सारे जो भी टॉपिक्स होते हैं उससे क्वेश्चन जो है कवर कर दिए। इससे रिलेटेड और भी आप क्वेश्चन देखते रहिए और इसी प्रकार से पढ़ते रहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।